नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में थर्मोडायनामिक्स सेकेंड का आगे वाला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले आप एंट्रोपी के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं और आपने देखा थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। हमने देखा कि किसी सिस्टम में एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होगी उस सिस्टम में थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा और ये कंडीशन साम्यावस्था तक बढ़ती जाती है। अर्थात यदि किसी सिस्टम को प्रोसेस को हम फ्री छोड़ दें तो वह हमेशा साम्यावस्था की ओर ही अग्रसर होता है। क्योंकि सभी प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लेस प्रोबेबल स्टेट से मोर प्रोबेबल स्टेट की ओर हमेशा बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कांस्टेंट प्रेशर पर यदि किसी पदार्थ की एंट्रोपी में टेम्परेचर के साथ चेंज होता है तो उसे हम निम्न इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ds इज इक्वल टू Cp/T इंटू dt। माना किसी सॉलिड को यदि 0 केल्विन से T केल्विन तक कांस्टेंट प्रेशर पर हीटिंग दी जाती है तो इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम टेम्परेचर की 0 तथा T सीमा में इंटीग्रेशन करते हैं और उससे हमें प्राप्त होता है डेल्टा S इज इक्वल टू ST माइनस S0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Cp/T dt। इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से T। तो यहाँ से हमें ST मिलेगा S0 प्लस इंटीग्रेशन Cp/T इंटू dt। यहाँ S0 एंट्रोपी का शून्य परम ताप पर मान है जो कि एक हाइपोथेटिकल अर्थात काल्पनिक वैल्यू होती है और हम जानते हैं कि Cp/T का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर एंट्रोपी की वैल्यू S0 वैल्यू से अधिक होगी। प्लांक ने 1913 में यही बताया था कि प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के S0 का मान हमेशा शून्य होगा। इसी ऑब्जर्वेशन को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है, जिसके अनुसार एक प्योर और कंप्लीटली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर 0 होगी। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसे देखें तो हम लिख सकते हैं S लिमिट T इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू 0। अर्थात T बराबर जब 0 केल्विन है तो S0 की वैल्यू भी 0 होगी। यह कंडीशन हम इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई करें तो हमें मिलता है ST इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Cp/T इंटू dt लिमिट 0 से T। यहाँ ST सॉलिड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी कहलाती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट और सेकंड लॉ के समान किसी नए कॉन्सेप्ट को जन्म नहीं देता, बल्कि यह एंट्रोपी वैल्यू की सीमा को निर्धारित करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नर्स्ट हीट थ्योरम। थॉमसन ने डैनियल सेल के लिए डेल्टा G और डेल्टा H दोनों स्टेप्स को समान बताया था। बर्थलॉट ने बताया था कि जब रिएक्शन से हीट निकलती है तो सिस्टम की फ्री एनर्जी कम होती जाती है तथा उन्होंने डेल्टा G और डेल्टा H अर्थात गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज और एंथैल्पी में चेंज में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया था। गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा G और डेल्टा H में क्वांटिटेटिव रिलेशन स्थापित किया, जो इस प्रकार था डेल्टा G माइनस डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल डेल्टा G अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट P। या हम कह सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डेल डेल्टा G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं, लेकिन इस इक्वेशन की कुछ सीमाएं हैं। रिचर्डसन ने 1902 में डिफरेंट टेम्परेचर पर सेल के EMF ज्ञात किए और पाया कि कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा G अपॉन डेल T का मान टेम्परेचर घटने के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज तथा एंथैल्पी में चेंज की वैल्यू एक दूसरे के पास आती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर
गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज एंथैल्पी में चेंज के इक्वल होता है। इट मीन्स गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में यदि हम T बराबर 0 केल्विन लिखें तो हम देख सकते हैं डेल्टा G माइनस डेल्टा H इज़ इक्वल टू 0, लिमिट T इक्वल्स टू 0, डेल्टा G इज़ इक्वल टू लिमिट T इक्वल्स टू 0 डेल्टा H। इसका मतलब यह हुआ कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज एंथैल्पी में चेंज के इक्वल होगा। नस्ट ने बताया कि यदि किसी कंडेंसेशन सिस्टम के टेम्परेचर को हम परम शून्य ताप तक कम करते जाते हैं तो डेल्टा जी अपॉन में डेल टी पी की वैल्यू क्रमागत रूप से घटती जाती है और शून्य की ओर अग्रसर होती है। इसे नस्ट हीट थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर न केवल गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज तथा एंथैल्पी में चेंज की वैल्यू इक्वल होती है, बल्कि परम शून्य ताप के निकट के तापों पर वे धीरे धीरे एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी में चेंज तथा टेम्परेचर के वर्सेस बना हुआ है, तो धीरे धीरे ये वैल्यू एक दूसरे के पास आती जाती हैं। यह आचरण इसमें सॉलिड लाइंस द्वारा शो किया गया है। उसके बाद हम नस्ट थ्योरी का अगर गणितीय रूप देखें तो वो हमें प्राप्त होगा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा पी डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू लिमिट टी इक्वल्स टू 0 डेल्टा एच अपॉन में डेल टी पी इज इक्वल टू 0। अब आगे हम पढ़ते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ नस्ट हीट थ्योरम, नस्ट ऊष्मा सिद्धांत का निष्कर्ष। आप पहले पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज एंट्रोपी में चेंज की नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा जी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर डेल्टा जी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू 0। जब कांस्टेंट प्रेशर पर 0 केल्विन टेम्परेचर पर गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज 0 है तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी में चेंज भी 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं लिमिट टी इक्वल्स टू 0 डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, अर्थात टी इक्वल्स टू 0 पर S2 इज इक्वल टू S1। तो हम कह सकते हैं परम शून्य के क्षेत्र में सारे प्रोसेस बिना एंट्रोपी चेंज के होते हैं। यह नस्ट ऊष्मा सिद्धांत का दूसरा कथन है। अब हम आगे देखें तो आप पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ एंथैल्पी में होने वाला चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी के बराबर होता है, जिसे हम Cp से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट P एट 0 केल्विन टेम्परेचर वी कैन राइट डेल्टा H अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर दाब पर यदि टेम्परेचर के साथ एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो हीट कैपेसिटी में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात लिमिट T इक्वल्स टू 0 डेल्टा Cp इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम इससे ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम की हीट कैपेसिटी का डिफरेंस परम शून्य की तरफ बढ़ने पर भी शून्य की ओर बढ़ेगा, अर्थात परम शून्य के आसपास हीट कैपेसिटी अनचेंज रहेगी। यही नस्ट ऊष्मा सिद्धांत का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तो यहाँ हमने देखा नस्ट हीट थ्योरम, जिसके द्वारा हम एंट्रोपी में चेंज, हीट कैपेसिटी में चेंज के बारे में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिडुअल एंट्रोपी। थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ कहता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है, या कहें कि किसी क्रिस्टल के यदि n एटम्स को यदि हम n टाइप की डिफरेंट लैटिसी में n प्रकार से अरेंज करें तो हमें एंट्रोपी 0 प्राप्त होती है। चूँकि प्योर क्रिस्टल के सभी एटम समान हैं तो अरेंजमेंट भी समान होगा, तो हम एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो उसके यदि हम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन निकालें तो हमें मिलेंगे W इज इक्वल टू n अपॉन n इज इक्वल टू 1।
तो हम कह सकते हैं S इज़ इक्वल टू के एल एन डब्लू। यहाँ W की वैल्यू हम 1 रखने पर हमें एंट्रोपी 0 प्राप्त होती है, जो थर्मोडायनामिक्स के थर्ड लॉ को प्रूव करता है। अब यदि हम क्रिस्टल में एक ही तरह के एटम के बजाय डिफरेंट तरह के 2 एटम लें, A और B, और उनको क्रिस्टल की साइड पर व्यवस्थित करें, तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन होगा W इज़ इक्वल टू N अपॉन में Na Nb। यहाँ N टोटल नंबर ऑफ साइट हैं, Na और Nb A और B एटम्स की संख्या है। तो हम कह सकते हैं मिक्स्ड क्रिस्टल की एंट्रोपी, जिसे रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं, वो आपको मिलेगी S रेजिडुअल इज़ इक्वल टू के एल एन N अपॉन में Na Nb। यहाँ के बोल्ट्जमान कोफिशिएंट को है। तो हमने देखा कि मिक्स क्रिस्टल की एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी और इसे हम रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। अब अगर हम आगे इसके एग्जाम्पल देखें तो बहुत से क्रिस्टल ऐसे हैं जिस पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिस्टल, नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन आइस, हाइड्रोजन आदि। ये सभी पदार्थ केमिकली रूप से प्योर स्टेज में तो हैं, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इनकी एंट्रोपी जीरो नहीं होती। ये कम्प्लीटली व्यवस्थित विन्यास की शर्तों को पूरा नहीं करते। कार्बन मोनोऑक्साइड में सही व्यवस्था वह है जिसमें सभी कार्बन एक ही दिशा में हैं और सभी ऑक्सीजन दूसरी दिशा में, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। तो वास्तविक क्रिस्टल में मॉलिक्यूल के दोनों सिरे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं तथा क्रिस्टल इस तरह बिहेवियर शो करता है कि यह दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल CO और OC से मिला है। तो हम कह सकते हैं कि CO क्रिस्टल की रेजिडुअल एंट्रोपी होती है। रेजिडुअल एंट्रोपी से मतलब है परम शून्य ताप पर शेष बची हुई एंट्रोपी। उसी तरह आप नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिस्टल को भी देख सकते हैं, उसमें भी 2 प्रकार के विन्यास NO और ON मिलते हैं। तो हम फाइनली हमने पाया कि क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स की थोड़ी सी व्यवस्था होने से ही थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ फॉलो नहीं होता। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।